साथियों आपको पता ही है कि एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट पे चल रहा है क्लास 12 का रिवीजन, और रिवीजन में साथियों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी। साथियों इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का कई सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे कि द्वितीय क्रियाकलाप पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था प्राथमिक क्रियाकलाप, उससे पहले पढ़ा मानव का विकास, और भी हम कई सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। साथियों इसी क्रम में आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जरा तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप चैप्टर का नाम है दोस्तों चतुर्थक क्रियाकलाप। इस चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि सेवा क्षेत्र के बारे में, सेवा क्षेत्र क्या होता है, सेवाएं क्या होती हैं, और किस प्रकार से इससे मनुष्य क्या करता है, अपनी आय प्राप्त करता है। साथियों तृतीय क्रियाकलाप किससे संबंधित है, तो सेवा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, सेवा क्षेत्र से संबंधित है। अब हम बोले तो तृतीय क्रियाएं कहते किन्हें हैं, तो तृतीयक क्रियाएं, तो तृतीय क्रियाएं बेसिकली संबंधित सेवा क्षेत्र से होती हैं, ठीक है। सेवाएं क्या होती हैं, तो मनुष्य जब अपनी सेवाओं को प्रदान करके आय प्राप्त करता है तब हम उन्हें तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। यानी कि मनुष्य के द्वारा दिए जाने वाली सेवाएं जिनसे उसे आय प्राप्त हो रही है तो वो उसकी तृतीय क्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आ गया, वे उसकी सेवाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब इन सेवाओं में कई सारे कार्य शामिल किए जाते हैं, जैसे एक डॉक्टर की सेवा, एक वकील की सेवा, एक नर्स की सेवा, हो सकता है कि एक फायरमैन की सेवा आपने ली हो, है ना। इसी के प्रकार से और भी कई सारे सेवाओं को हम इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे एक अध्यापक की सेवा है, ठीक है। तो हम सभी प्रकार की सेवाओं को तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम क्रियाकलाप में बांट करके पढ़ते हैं, और इसी को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम जानेंगे कि तृतीय क्रियाकलाप को और सेवा क्षेत्र को हम तृतीय क्रियाकलाप में बांट सकते हैं, चतुर्थ में बांट सकते हैं, पंचम में बांट सकते हैं। तो किस प्रकार से बांट सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसी क्रम में हम व्यापार के बारे में भी पढ़ेंगे कि व्यापार क्या होता है, क्योंकि व्यापार भी एक प्रकार की सेवा ही है, ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, दिन प्रतिदिन की वस्तुओं को खरीदने और बेचने का क्या मिलता है, मौका मिलता है, और जो कि हमारी एक सेवाओं के रूप में ही जानी जाती है, ठीक है। चलिए इससे पहले पढ़ाएं तो आगे मिटा देते हैं। चलिए साथियों अब हम पढ़ रहे हैं कि हम सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सेवा क्षेत्र को जैसे कि आपको दिख रहा है कि हम 3 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। पहला हमने सेवाओं को बांटा है तृतीय क्रियाओं में, दूसरा बांटा है चतुर्थ क्रियाओं में, और पंचम क्रियाओं में बांटा है, ठीक है। तो तृतीय क्रियाओं में कौन सी सेवाएं आती हैं, तो तृतीय क्रियाओं में वो सभी सेवाएं शामिल हैं, जैसे कि व्यापार की, संचार की, और कई प्रकार की अन्य सेवाएं जैसे बैंकिंग, अचल संपत्ति, और व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक, ठीक है। तो हमने 3 भागों में बांट करके पढ़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से चतुर्थ क्रियाएं हैं जो कि 2 भागों में बांट के पढ़ा जा सकता है, उनको सूचना आधारित, है ना, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली, यानी अनुसंधान और विकास आधारित, ठीक है। इसी के साथ साथ पंचम क्रिया को हमने लगभग 3 से 4 भागों में बांट करके पढ़ा है, ठीक है। तो जानते हैं पहले इसके बारे में। ये देखिए तृतीय क्रियाकलाप में रखा है व्यापार। देखिए व्यापार होता क्या है, तो वे सभी क्रियाएं जिनसे वस्तुओं का लेन देन किया जाता है, यानी वस्तुओं का क्रय विक्रय करना ही क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। और प्राचीन समय में व्यापार कैसे किया जाता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा व्यापार किया जाता था, और वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी वो व्यवहार में नहीं रही, क्योंकि चलन में इसलिए नहीं रही क्योंकि धीरे धीरे कई सारी समस्याएं उत्पन्न होने लग गई थी, ठीक है। तो जिसके कारण वस्तु के बदले जो वस्तु देने वाली व्यवस्था थी तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त हुई। इसके बाद फिर मौद्रिक सेवाएं शुरू हो गई और मुद्रा चलने लगी, यानी पैसे चलने लगे, ठीक है, रुपए चलने लगे। आगे व्यापार, तो व्यापार तो पता चल गया, क्रय और विक्रय करना वस्तुओं का व्यापार कहलाता है। अब व्यापार को हम 2 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार।
थोक व्यापार क्या होता है? तो जब किसी व्यापारी के द्वारा अपने बड़े भंडार गृह में वस्तुओं को एक साथ जमा करके रख लिया जाता है, बड़े पैमाने पर माल को इकट्ठा कर लिया जाता है और ये फिर उस माल को छोटे छोटे व्यापारियों को बेचता है सस्ते दामों पर। समझ में आ गया? तो वो थोक व्यापारी कहलाता है। यानी एक प्रकार से ये कमीशन एजेंट यानी बिचौलिया सौदागर होता है, ठीक है, जो कि छोटे सौदागरों को सामान बेचता है। अभी छोटे सौदागर जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम फुटकर व्यापारी कहते हैं, जो कि आपकी गली में आसपास होगा और कोई परचून की दुकान चलाता होगा, ठीक है। तो वो छोटा सा व्यापारी जो एक छोटी सी दुकान चलाता है वो सामान थोक व्यापारी से खरीदता है और यहाँ से सस्ते दाम पे सामान लेकर के आपको बेचता है। यानी कि इतना आपको समझ गए होंगे कि थोक व्यापारी किसी उपभोक्ता को वस्तु को बेचने से संबंधित नहीं होता है, बल्कि यह उस व्यक्ति को सामान बेचता है जो कि खुद एक छोटा दुकानदार है। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से व्यापार के दो प्रकार हैं, ठीक है। आगे परिवहन क्या है? तो परिवहन के बारे में पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल यहाँ इतना जान लीजिए कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान से आने और जाने की व्यवस्था क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। परिवहन में वस्तुओं और सेवाओं के साथ साथ और भी कई सारी चीजों का स्थानांतरण हो सकता है, जैसे भारी वस्तुओं का होता है, व्यक्तियों का होता है और माल का, कई प्रकार का माल हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि कच्चा माल हो, लकड़ियां हो, कोयला हो, ठीक है ना, उन सभी का परिवहन हो सकता है। और परिवहन के तीन क्या है प्रकार हो सकते हैं। पहला स्थलीय परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। साथियों परिवहन के तीन प्रकार जो है ये, जिनका नाम है स्थलीय परिवहन और जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थलीय परिवहन को हम तीन भागों में और बांट करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि सड़क परिवहन और रेल परिवहन, इसी के साथ पाइपलाइन जो कि जमीन के नीचे से डाली जाती है, ठीक है। आगे बात करें जल परिवहन की, तो जल परिवहन भी दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, आंतरिक जलमार्ग और दूसरा महासागरीय जलमार्ग। वायुयान को भी हम वायु सेवाएं उनको भी दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सेवाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अन्य सेवाओं में। तो इससे पहले संचार में क्या है? संचार दो प्रकार के हो सकते हैं, श्रव्य और दृश्य, दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जिन्हें हम सुन सकते हैं, सुनकर के संचार करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? श्रव्य माध्यम कहलाता है। और जिन्हें हम देख करके और सुन करके दोनों प्रकार से कर सकते हैं, तो हम दृश्य माध्यम कह सकते हैं उसे, ठीक है। आगे बात करें अन्य सेवाएं, तो वे सेवाएं जो कई प्रकार की बैंकिंग सेवाओं से संबंधित हो, अचल संपत्ति से संबंधित हो। अचल संपत्ति कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपको क्या करना होता है? उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप कहां जाओगे? आसपास के किसी तहसीलदार के पास जाओगे, तो वो आपको एक बॉन्ड देगा और आप कुछ स्टाम्प पेपर देता है और उसे खरीद करके आप उस पर रजिस्ट्रेशन कराते हो, ठीक है ना। तो वो भी बहुत बड़ी कीमत क्या करता है? अदा करा लेता है। आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ जाते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है। आगे बात करें व्यक्तिगत सेवाएं। देखिए कुछ सेवाएं होती हैं ये, जैसे कि प्राइवेट सेवाएं कहलाती हैं, कुछ सरकारी कहलाती हैं, कुछ गैर सरकारी संगठनों के द्वारा यानी एनजीओ के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं कहलाती हैं। निजी सेवाएं एक किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा, किसी प्राइवेट संगठन के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं होती हैं। और सरकारी सेवाएं तो वे सभी सेवाएं होती हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे सरकारी हॉस्पिटल की सेवाएं हो गई, ठीक है ना, सरकारी डिस्पेंसरी की सेवाएं हो गई, सरकारी स्कूल की सेवाएं हो गई, तो वो सभी सरकारी सेवाएं कहलाती हैं। ऐसी एनजीओ, तो साथियों एक ऐसा गैर सरकारी संगठन, यानी है तो ये प्राइवेट लेकिन ये पैसे नहीं लेता है, समझ में आ गया ना, अपनी सेवाओं के बदले पैसे नहीं लेता है, आपसे कोई धन नहीं कमाता है, तो वो क्या कहलाता है? एनजीओ कहलाता है, ठीक है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? गैर सरकारी संगठन। आगे बात की जाए चतुर्थ क्रियाओं की, तो चतुर्थ क्रियाओं में सूचना आधारित क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे कि डेटा एनालिसिस करना, कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करना, ठीक है ना, और भी कई प्रकार की सेवाएं, जैसे कि किसी व्यक्ति के द्वारा डेटा साइंटिस्ट का काम किया जाता है, ठीक है ना, तो वो सारी सेवाएं सूचना आधारित सेवा कहलाती हैं। बेसिकली ये कंप्यूटर बेस्ड सेवाएं होती हैं, ठीक है। आगे बात की जाए तो अनुसंधान एवं विकास आधारित सेवाएं, तो वे सेवाएं जो किसी रिसर्च से जुड़ी होती हैं, किसी
डेवलपमेंट के कार्य से जुड़ी होती हैं तो वो चतुर्थ क्रियाओं में शामिल की जाती हैं। अब पंचम क्रियाकलाप में वे सभी सेवाएं शामिल होती हैं जो कि एक विशेषज्ञ की, एक निर्णयकर्ता की, एक परामर्शदाता की और एक नीति निर्धारक व्यक्ति की। देखिए एक विशेषज्ञ कौन हो सकता है? तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने किसी भी क्षेत्र में, जैसे राजनीति में, किसी अर्थशास्त्र में, किसी इतिहास में एक महारत रखता हो, ठीक है ना। एक कोई व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है तो वो भी विशेषज्ञ कहलाएगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे कोई व्यक्ति जो हार्ट की सर्जरी अच्छे से कर सकता है तो वो क्या कहलाता है? एक प्रकार से स्पेशलिस्ट कहलाता है जो कि हार्ट का ऑपरेशन करना बेहतर तरीके से जानता है। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से कई प्रकार के राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ होते हैं, कई प्रकार के अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ होते हैं, तो वो इनमें शामिल किया जाता है इनकी सेवाओं को। इसी प्रकार से निर्णयकर्ता जो होते हैं, कौन सी पॉलिसी बनाई गई है और कौन सी पॉलिसी लागू की जाए, ठीक है ना। पॉलिसी कई सारी बनती है लेकिन लागू कौन सी की जाती है फाइनली? तो जो फाइनली लागू करने वाली पॉलिसी को निर्णय देते हैं यानी फैसला देते हैं कि ये वाली पॉलिसी लागू की जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? निर्णयकर्ता कहलाते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा हाईली प्रोफाइल्ड व्यक्ति होते हैं। आगे बात की जाए परामर्शदाता की, तो परामर्शदाता देश के कई प्रकार के सलाहकार होते हैं, जैसे अर्थशास्त्र के सलाहकार, राजनीति के सलाहकार, इसी प्रकार से होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो वो परामर्शदाता के रूप में, जैसे कि अभी हमारे जैसे अजीत डोभाल हैं, और वो क्या है? एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा हाईली प्रोफाइल्ड व्यक्ति है, एक आईपीएस रह चुके हैं, ठीक है, भारत के, और बहुत ही ज्यादा उस चीज में महारत रखते हैं सुरक्षा के दृष्टि से। आगे बात की जाए नीति निर्धारक, तो पॉलिसी मेकर्स सभी लोग इसमें शामिल किए जाते हैं। जो देश के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है वो कोई आसपास के व्यक्ति के द्वारा, या फिर कह सकते हैं कि कोई गली के मुखिया के द्वारा तो बनाई नहीं जाती होगी, तो गली के द्वारा नहीं बनाई जाती है, यानी कि बनाई किसके द्वारा जाती है? एक बहुत ही हाईली प्रोफाइल्ड व्यक्तियों के द्वारा बनाई जाती है। फिर इनका एनालिसिस किया जाता है कि इनका भविष्य में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भविष्य में इससे क्या लाभ होगा। तो इसी प्रकार से देश के द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाती है तो उसका बहुत ज्यादा एनालिसिस करके ही लागू की जाती है। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से वो नीति निर्धारकों की जो सेवाएं होती हैं तो वो भी इसी में शामिल की जाती हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अब फिर व्यापार के बारे में, ठीक है। चलिए साथियों, अब पढ़ रहे हैं व्यापार के बारे में। साथियों, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि व्यापार का मतलब क्या होता है? तो वस्तुओं का क्रय और विक्रय करना ही व्यापार कहलाता है। और व्यापार को हम दो भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक हमने पढ़ा था फुटकर व्यापार के बारे में, दूसरा पढ़ा था थोक व्यापार के बारे में। तो देखिए, थोक व्यापार के बारे में जानते हैं, थोक व्यापार, और दूसरा क्या था? फुटकर व्यापार, फुटकर व्यापार। तो साथियों इनके बारे में जानते हैं आगे। देखिए जरा, थोक व्यापार क्या होता है? तो थोक व्यापार में एक बड़ा सौदागर जो होता है, एक बड़ा जो दुकानदार होता है, व्यापारी होता है, वो क्या करता है? अपने बड़े भंडार गृह में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का आयात करता है, यानी खरीद करके उनको इकट्ठा करके रख लेता है, और फिर बेचता किनको है? तो छोटे छोटे व्यापारियों को बेचता है, जो कि एक छोटी सी दुकान चला रहे होते हैं और उनको अपनी वस्तुओं को बेचने का कार्य करता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा मार्जिन कमाता है, बहुत ही ज्यादा लाभ कमाता है इनसे। और इसी क्रम में अब हम आगे पढ़ेंगे फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार क्या है? फुटकर व्यापार वह व्यापारी होता है जो कि रिटेलरों के द्वारा, यानी थोक व्यापारियों से क्या करता है? माल को खरीदता है और एक छोटी सी दुकान में रख करके उसको बेचता है। यानी कि फुटकर व्यापार किससे संबंधित होता है? तो फुटकर व्यापारी का संबंध वो आम उपभोक्ताओं से होता है। समझ में आ गया ना? किससे होता है? आम उपभोक्ताओं से होता है इसका संबंध। तो यहाँ लिख देता हूं इसका संबंध उपभोक्ताओं से होता है, से होता है। इसी प्रकार से इसके बारे में जानते हैं, तो इसका संबंध छोटे व्यापारियों से होता है, से होता है। यानी
ये व्यक्ति किसको सामान बेचता है? छोटे व्यापारियों को। और छोटे व्यापारी कौन होते हैं? फुटकर व्यापारी होते हैं। और फुटकर व्यापारी किसे सामान बेचते हैं? आम उपभोक्ताओं को, यानी हमें और आपको सामान बेचते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और क्या होते हैं? थोक व्यापार का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो थोक व्यापार का गठन बिचौलिए सौदागरों के द्वारा किया जाता है। बिचौलिए सौदागरों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सौदागरों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और इनका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका गठन या कह सकते हैं हम फुटकर व्यापार का गठन किसके द्वारा किया जाता है? छोटे व्यापारियों के द्वारा किया जाता है। व्यापारियों के द्वारा किया जाता है। समझ में आ गया। इसी के साथ साथ क्या होता है? इसमें ये व्यापारी बहुत बड़ी मात्रा में लाभ कमाते हैं, ये उससे कम लाभ कमाते हैं। ठीक है ना, ये वस्तुओं को महंगा बेचते हैं, ये सस्ता बेचते हैं। परंतु ये थोक व्यापारी जो होते हैं वो आम उपभोक्ता को सामान नहीं बेचते हैं। लेकिन अगर कोई आम उपभोक्ता पहुंच जाता है बड़ी मात्रा में सामान लेने के लिए, तो तब उस व्यक्ति को वो सामान बेच देते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि आप और हम क्या करते हैं, अगर हमें 1 किलो चीनी लेना होता है तो किससे ले लेते हैं? पास की गली के दुकानदार से। लेकिन वहीं अगर आपको 20 किलो चीनी लेना तो कहाँ जाओगे? तो आप सीधा मार्केट में जाओगे और एक बड़े व्यापारी के पास जाओगे, यानी थोक व्यापारी के पास। और थोक व्यापारी के पास फिर उससे कहोगे कि हमें चीनी दे दो 20 किलो। अब आपने 20 किलो चीनी ली, अब 20 किलो उसने बेची 40 रुपए के हिसाब से। ठीक है ना, और आपको ये व्यक्ति कौन कितने में दे रहा था? ये दे रहा था 46 रुपए में। ठीक है ना, 45 रुपए किलो के हिसाब से। ठीक है ना, यानी इतना ये ज्यादा मार्जिन कमा रहा था, लेकिन ये कम कमाता है। परंतु ये जो पैसा कमाता है वो ज्यादातर इनसे कमाता है, फुटकर व्यापारियों से। ठीक है, अब ये फुटकर व्यापारी जो होते हैं ये बहुत चालाक होते हैं। ये क्या करते हैं? ये ज्यादातर क्या करेंगे? इससे पैसा लेंगे, इससे किसके पास जाएंगे? अपनी एक छोटी सी दुकान खोल दी और इसके पास चले गए। ठीक है, अब ये फुटकर व्यापारी इस व्यक्ति के पास गए, थोक व्यापारी के पास। अब इससे कहा कि हमने दुकान खोली, हमें सामान चाहिए, आप हमें सामान दीजिए और आपसे हम महीने के महीने सामान लेके जाएंगे और हिसाब किया करेंगे। तो यानी कि उधार सामान लिया इस व्यक्ति से और लेके अपनी दुकान में रख लिया। अब इन्होंने क्या किया? उस सामान को बेचा और बेच करके जो पैसा कमाया, अब अगले महीने जब जाएंगे तो फिर वो पहले की उधारी चुका देंगे अगली बार। ठीक है ना, पहले की उधारी चुका दी और फिर से सामान लेकर के आ गए। ठीक है ना, तो फिर से सामान उधार लेकर के आ गए। समझ में आ गया ना, यानी कि फिर से उधार सामान लिया, फिर से बेचा और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। तो यानी कि जो फुटकर व्यापारी है बहुत ही चालाक व्यक्ति है, जो कि इसके पैसों पर ही अपना व्यापार चलाता है। समझ में आ गया ना, और अपना व्यापार जब इसके पैसों पर चलाता है तो हम कह सकते हैं कि सामान्यतः फुटकर व्यापारी थोक व्यापार के पैसों पर ही अपना व्यापार चलाते हैं। समझ में आ गया। और ये प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं से संबंधित होते हैं और ये फुटकर व्यापार से संबंधित होते हैं। समझ में आ गया। अब ये सामान किससे खरीदते हैं? तो ये सामान खरीदते हैं जहां उत्पादन होता है उस इंडस्ट्री से, उस फैक्ट्री से। समझ में आ गया। और ये किससे खरीदते हैं? तो ये सामान थोक व्यापारियों से ही खरीदते हैं। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलिए साथियों, अब पढ़ रहे हैं व्यापारिक केंद्रों के बारे में। तो व्यापारिक केंद्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जरा, व्यापारिक केंद्र यानी कि जहां पर बड़ी मात्रा में व्यापार किया जाता हो, यानी थोक व्यापार और क्या कह सकते हैं फुटकर व्यापार, तो वो सभी सेवाओं का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना ही होता है। अब ज्यादातर जो खरीद और बेचने का यानी क्रय और विक्रय का कार्य व्यापारिक केंद्रों में किया जाता है। अब व्यापारिक केंद्र होते क्या हैं? तो वे स्थान जहां बड़ी मात्रा में क्रय और विक्रय का कार्य किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। अब ये व्यापारिक केंद्र दो प्रकार के हो सकते हैं, ग्रामीण और नगरीय व्यापारिक केंद्र या कहीं विपणन केंद्र।
विपणन का मतलब भी व्यापारी ही होता है, ठीक है। तो ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होते हैं, तो वे ग्रामीण क्षेत्र जो कि एक क्रय विक्रय के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, ग्रामीण विपणन केंद्र कहलाएंगे। समझ में आ गया। तो ये कैसे क्षेत्र होते हैं, तो ये अर्ध नगरीय क्षेत्र होते हैं। कैसे, अर्ध नगरीय, यानी नगरीय क्षेत्र तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये अर्ध नगरीय क्षेत्र कहे जा सकते हैं, ठीक है। अर्ध नगरीय क्षेत्र होते हैं जहां पर बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है और सभी प्रकार की जरूरतों का सामान मिल जाता है, परंतु वो सभी वस्तुएं नहीं मिलती जो कि एक शहर में मिल सकती हैं, ठीक है ना। जैसे एक अच्छे डॉक्टर की सेवाएं एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं मिल सकता, एक फायर ब्रिगेड की सेवाएं नहीं मिल सकती, एक बड़े वकील की सेवाएं नहीं मिल सकती, आपको पुलिस की सेवाएं नहीं मिल सकती आसानी से। समझ में आ रहा है ना। तो ये सभी सेवाएं क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है ग्रामीण विपणन केंद्र, जहां पर आधुनिक सेवाओं का अभाव होता है, परंतु जो आसपास के गांव होते हैं उनकी जरूरतों का सामान यहाँ सारा का सारा मिल जाता है, तो अर्ध नगरीय केंद्र कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक और विशेषता है कि यहाँ पे साप्ताहिक बाजार भी लगाए जाते हैं। अभी साप्ताहिक बाजार जैसे कि संडे टू संडे मार्केट लगते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के ये साप्ताहिक बाजार जो होते हैं वो भी लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक गांव का व्यक्ति प्रतिदिन तो कोई सामान खरीदने जाएगा नहीं, क्योंकि उसे और भी काम होते हैं, तो इसलिए वहां पर आसपास के लोगों के द्वारा एक दिन तय कर लिया जाता है। जो वहां के छोटे व्यापारी होते हैं, अब वो व्यापारी एक दिन तय कर लेते हैं कि हम सभी मिलकर के यहाँ पे एक मंडी लगाएंगे, एक बाजार लगाएंगे, और वो एक दिन निश्चित कर लेंगे कि इस दिन लगाएंगे। तो उस फलाने दिन वो आकर के वहां पे क्या करते हैं, एक बड़ा सा बाजार लगा लेते हैं, और जहां पर सभी गांव के लोग क्या करते हैं, सामान खरीदने के लिए आते हैं, जो कि सामान्यतः सब्जियां, कपड़े, कुछ मसाले वगैरह खरीदने के लिए आते हैं। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये साप्ताहिक बाजार कहलाते हैं, जो सप्ताह में एक बार लगते हैं। समझ में आ गया। ऐसे नगरीय क्षेत्र की बात की जाए तो नगरीय विपणन केंद्रों में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, सभी आधुनिक सेवाएं उपलब्ध होती हैं, ठीक है, उपलब्ध होती हैं। इसी के साथ साथ अब ये नगरीय सेवाएं जो होती हैं, यहाँ पर क्या होता है कि एक डॉक्टर की सेवाएं, एक वकील की सेवाएं, एक शिक्षक की सेवाएं, है ना, एक बढ़िया रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा आपको देखने के लिए, हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया मिल जाएंगे, पुलिसकर्मी की सेवा मिल जाएगी, और भी तरह तरह की जो भी सेवाएं हैं वो सब आपको नगरीय विपणन केंद्रों में मिल जाती हैं। इसीलिए ये नगरीय विपणन केंद्र कहलाते हैं, चूंकि नगरों में विकसित होते हैं इसलिए। समझ में आ गया। तो यही दोनों में अंतर है, आप लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम पढ़ रहे हैं परिवहन के बारे में। तो परिवहन क्या होता है, तो परिवहन वह सुविधा होती है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भौतिक रूप से स्थानांतरित किया जा सके, यानी परिवहित किया जा सके, तो वो क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। तो परिवहन क्या है, एक प्रकार की सुविधा है, सेवा है। समझ में आ गया। यानी कि वे सभी सेवाएं जिनके माध्यम से मनुष्य यानी व्यक्तियों का और वस्तुओं का भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जा सकता है, तो वह परिवहन कहलाता है। अब परिवहन के कितने प्रकार हैं, तो परिवहन 3 प्रकार का होता है, स्थलीय परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, स्थलीय परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थलीय परिवहन को हमने 3 भागों में बांटा, सड़कों में, रेल मार्गों में और पाइपलाइनों में। देखिए सड़कों का लाभ क्या है, देखिए सड़कों के माध्यम से हर घर एक बड़े बाजार से जुड़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सड़कें आपके घर तक आती हैं, ठीक है। अब सड़कें जब आपके घर तक आती हैं, तो सड़कें अगर जितनी ज्यादा बेहतर बनी होंगी तो सेवाएं भी उतनी अच्छी मिल पाएंगी। तो इसी कारण से हमारे यहाँ अब होम डिलीवरी जैसा सेवाएं चलने लगी है, व्यापार में चल रही है ना। फ्लिपकार्ट से आप कोई भी चीज मंगा सकते हैं अपने घर पे, अमेज़न पे से भी आप अपनी बुक्स मंगा सकते हैं और भी कई सारी चीजें मंगा सकते हैं, ठीक है ना। मोबाइल अब तो घर पे आ जाता है देने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से डोर टू डोर पॉलिसी, यानी डोर टू डोर
अब संभव हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से सड़क परिवहन के बहुत ज्यादा लाभ है। ठीक है, रेल परिवहन का अपनी जगह बहुत अधिक लाभ है, क्योंकि रेल परिवहन के माध्यम से भारी मात्रा में जो भारी मशीनें होती हैं, कोयला होता है, बड़ी मात्रा में इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में बड़ी आसानी से ले जाया जा सकता है। और रेल परिवहन जो है बहुत ही ज्यादा लाभदायक है देश के विकास के लिए। ठीक है, तो सड़क और रेल दोनों आंतरिक क्षेत्र में यानी देश के किसी भी देश में आंतरिक भाग में बड़ी मात्रा में यात्रियों का प्रवाह के लिए और माल के प्रवाह के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। अब पाइपलाइन की बात की जाए तो पाइपलाइन जो है एक इसकी कुछ सीमाएं भी हैं और इसके कुछ लाभ भी हैं। देखिए लाभ क्या है, परिवहन में पाइपलाइन का अगर उपयोग किया जाए तो पाइपलाइन जो है एक बार बनाई जाएगी और एक बार पाइपलाइन जो बिछाई जाएगी उससे जब तक इसकी हमें जरूरत है तब तक इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक बार पाइपलाइन बिछा दी तो पानी कई समय तक हम इसके माध्यम से भेज सकते हैं, गैसों का प्रवाह कर सकते हैं। परंतु इसकी कुछ सीमाएं क्या हैं कि इसकी हम क्षमता बाद में बढ़ा नहीं सकते। मान लीजिए कि आज हमें जरूरत थी कि हम एक बार में 200 टन गैस का आयात कर लें, लेकिन अब जरूरत है कि हम 200 टन से भी ज्यादा करें, तो इसकी क्षमता कैसे बढ़ाई जाए? तो क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती इस पाइपलाइन की, तो इसके लिए हमें दूसरी पाइपलाइन डालनी पड़ेगी, ना ही इसकी क्षमता घटाई जा सकती है। तो इसीलिए पाइपलाइन के कुछ लाभ भी हैं तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। समझ में आ रहा है? आगे बात की जाए जल परिवहन की, तो जल परिवहन बेहद ही सस्ता साधन होता है, क्योंकि इसमें फ्यूल कम लगता है और मार्गों का भी निर्माण नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और जल परिवहन दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, आंतरिक जलमार्ग जैसे कि नदियों के माध्यम से होता है और नहरों के माध्यम से होता है, तब हम उसे आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का परिवहन जब जैसे कि आपने देखा होगा श्रीनगर में डल लेक में होता है, डल झील जो है, ठीक है ना, उधर झील में होता है। इसी प्रकार से और भी कई सारी झीलें होती हैं, नदियां होती हैं, उनमें भी परिवहन किया जाता है, तो वो जल परिवहन का आंतरिक वाहन कहलाता है, आंतरिक भाग कहलाता है। ठीक है, अब बात करें महासागरीय जलमार्ग, तो महासागरीय जलमार्गों का उपयोग बड़ी मात्रा में बड़े बड़े जहाजों को चलाने के लिए किया जाता है। अब इन महासागरीय जलमार्गों से क्या करते हैं, हम बड़ी मात्रा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं और हमारे वस्तुओं को हम एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। ठीक है, और ये इसी से ज्यादातर व्यापार किया जाता है। ठीक है साथियों, ज्यादातर जो व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है वो जल परिवहन और वायु परिवहन के माध्यम से होता है। ठीक है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्थल के भाग से जब ट्रेन है या सड़कें तो वहां दूसरे देश में बना नहीं सकते हैं, परंतु जल परिवहन और वायु परिवहन ये इनके हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय यानी जो देश के अंदर भागों में सुविधाएं प्रदान करें तो वो राष्ट्रीय वायु परिवहन कहलाता है। जैसे कि कई सारे एयरपोर्ट होते हैं जो केवल देश के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, परंतु कई सारे एयरपोर्ट ऐसे होते हैं जो कि पूरे विश्व के लिए सेवाएं प्रदान कर देते हैं, तो वो अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन के क्षेत्र कहलाते हैं, स्थान कहलाते हैं, हवाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाते हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी हवाई अड्डा क्या है एक, तो वो भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, और भी कई प्रकार के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, जैसे अमृतसर हवाई अड्डा, ठीक है ना, मुंबई में है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में, ये क्या नाम है, कई सारे हवाई अड्डे और भी। ठीक है ना, तो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना काफी समझ में आ रहा है, आगे पढ़ते हैं जरा। चलिए साथियों, अब हम पढ़ रहे हैं, अब हम जानने जा रहे हैं कि परिवहन दूरी को मापने के उपाय क्या क्या हैं। तो देखिए परिवहन दूरी को मापने के कई सारे उपाय हो सकते हैं, उनमें से ये 3 हैं। जैसे कि किलोमीटर दूरी के हिसाब से हम नाप सकते हैं कि हम इतनी दूरी पर गए और इतनी दूरी पे चल के आ गए। जैसे कि एक व्यक्ति है जो कि दिल्ली से आगरा गया, अब आगरा से फिर वापस आ गया, तो जैसा कि हमें पता ही है कि वो व्यक्ति कितनी दूरी तय करके गया है, 200 किलोमीटर। जैसे कि हमें कैसे जानते हैं कि, क्योंकि ये हमें पहले से ही नापा जा चुका है, तो इसके बारे में जो आंकड़ा है वो गूगल पे उपलब्ध है, आपने तुरंत गूगल के तुरंत बता दें कि आपने इतनी दूरी तय की है। ठीक है, तो किलोमीटर दूरी में माप सकते हैं। दूसरा है समय दूरी के हिसाब से कि हमने इतने समय दूरी करी है, यानी इतने समय में हमने यात्रा करी, उतने समय में हम वापस भी आ गए। ठीक है, तो उस समय के आधार पे भी हम दूरी को निकाल सकते हैं, यानी परिवहन की दूरी को माप सकते हैं। लागत दूरी यानी कितना खर्चा आया उसके आधार पर भी हम इसे माप सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति ने कहा कि हम
दिल्ली से आगरा गए और कम से कम हमारे 250 रुपए खर्च हुए जाने के, और आगरा से वापस आए तो फिर से उधर की साइड से 250 रुपए लग गए। तो इस प्रकार से 250 रुपए के हिसाब से उसने बताया कि हमारे 500 रुपए खर्च हो गए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि एक तरफ से आगरा जाने के अगर टिकट का देख लोगे आप कि टिकट में कितने रुपए हैं, ठीक है ना, तो किलोमीटर के हिसाब से उस पे किराया लगाया जाता है। तो किलोमीटर के हिसाब से जब किराया लगाया जाता है कि इतने किलोमीटर पर इतना किराया लगेगा, तो वो समझ जितना भी लगभग उसकी दूरी निकल के आ जाएगी। इसी के साथ साथ लागत दूरी निकालने का एक और तरीका होता है कि कोई कार है जो कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, दिल्ली से आगरा जा रही है। अब वो दिल्ली से आगरा जाने में कितना कितना वो डीजल खा गई है, कोई कार पेट्रोल खा गई है, तो उसकी लागत कितनी आ रही है उसके आधार पर भी हम नाप सकते हैं। ठीक है, कि 1 लीटर में कार का एवरेज लगभग मान लो कि कोई कार है जो 20 किलोमीटर का दे रही है। अब 20 किलोमीटर का जो एवरेज दे रही है, तो वो मान लो कि एक किलोमीटर में 20 किलोमीटर चलती है, तो 10 किलोमीटर में यानी 10 लीटर में कितना चल गई, 200 किलोमीटर चल गई। तो आगरा कितना है, 200 किलोमीटर दूर है, तो जाने का 200 किलोमीटर और आने का 200 किलोमीटर, इसमें का कि 20 लीटर तेल खर्च हो गया। तो इस प्रकार से लागत दूरी के आधार पर भी आप उसे नाप के बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा संचार के बारे में। संचार क्या है, तो संचार के बारे में जानते हैं। संचार क्या है दोस्तों, कि एक व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाना। यानी जैसे कि मैं हूं, मैं अपने विचार को आप तक पहुंचा रहा हूं, तो वो किसके माध्यम से पहुंचा रहा हूं, मोबाइल के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, संचार कर रहे हैं मूल रूप से। ठीक है ना, जैसे एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाता है, अपने विचार पहुंचाता है, तब वो संचार कहलाता है। समझ में आ गया, चाहे वो आपस में बोल करके संचार कर रहा हो, चाहे वो मोबाइल से बोल करके संचार कर रहा हो, चाहे वो लिखित रूप में संचार कर रहा हो। समझ में आ गया ना। तो संचार क्या है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। अब संचार के कई सारे माध्यम हो सकते हैं, अब हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, जरा इसे मिटा देंगे बात, है ना। चलिए साथियों, अब हम पढ़ रहे हैं संचार के माध्यम के बारे में। संचार के कई सारे माध्यम हैं, उनमें से हम पढ़ेंगे कुछ ही। देखिए, पहला माध्यम रेडियो के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो क्या है, तो रेडियो एक प्रकार से श्रव्य माध्यम है, यानी जिसे हम सुनकर के संचार कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है ना, तो ये भी अपने टाइम पे बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। ठीक है ना। अब टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन भी संचार का माध्यम है, जो कि एक श्रव्य तथा दृश्य दोनों प्रकार का ही माध्यम है। तो टेलीविजन रेडियो से भी ज्यादा लोकप्रिय माध्यम है। एक टाइम ऐसा था कि हर घर में कलर टीवी का बड़ा महत्व चला था। ठीक है ना, और टीवी देखा करते थे लोग। ठीक है, जब से इंटरनेट आया और 4G मोबाइल आए, तब से धीरे धीरे लोग अब टीवी से कहां शिफ्ट हो गए, मोबाइल पर शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है ना, लेकिन टेलीविजन जो था आज भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, परंतु धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता होती जा रही है। किसके कारण होती जा रही है, तो इंटरनेट और मोबाइल के कारण होती जा रही है। आगे बात की जाए समाचार पत्र। समाचार पत्र साथियों एक प्रकार का पठनीय माध्यम है, जिसे हम पढ़ करके क्या कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं। देश दुनिया की खबर हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो संचार समाचार पत्र एक प्रकार का कैसा माध्यम हो गया, तो एक प्रकार का ये प्रिंट माध्यम हो गया। ठीक है ना। दूसरी बात की जाए मोबाइल की, तो मोबाइल फोन एक प्रकार का श्रव्य माध्यम भी है, और अब धीरे धीरे अब ये कैसे में कन्वर्ट हो गया है, तो दृश्य माध्यम में भी कन्वर्ट हो गया है। अब बात की जाए इंटरनेट की, तो इंटरनेट ने क्या किया है, संचार का एक ऐसा माध्यम बन गया है जिससे बड़ी मात्रा में लोग जुड़ करके अब एक संचार करते हैं। देखिए जब इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल संभव हुई है, इंटरनेट के माध्यम से बड़ी मात्रा में जैसे कि चैट जीपीटी का उपयोग करना शुरू हो गया, धीरे धीरे एआई का भी उपयोग होना शुरू हो गया है। ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। आगे बात की जाए संचार क्रांति की, तो संचार क्रांति के प्रमुख कारकों में है उपग्रह। साथ ही जैसे हमने सैटेलाइट्स को छोड़ा, तो सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने के बाद संचार के ये सभी माध्यम सही तरीके से स्थापित हो पाए हैं। ठीक है। अब आगे बात की जाए ऑप्टिकल फाइबर्स की, तो इंटरनेट को चलाने के लिए कई सारी ऑप्टिकल फाइबर्स के जो तार होते हैं वो उनका उपयोग किया जाता है, जो कि समुद्र में नीचे तक गहराई तक बिछाए गए होते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से अनुसंधान और सूचनाओं का एकत्रण करना,
और इसी कारण से हुआ क्या है कि संचार के माध्यम में क्रांति आई है, संचार में क्रांति आई है। ठीक है, क्योंकि डेटा एनालिसिस करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य करना, इसमें इंटरनेट का बड़ा योगदान रहा है। और इसी के माध्यम से जब रिसर्च की गई और बड़ी मात्रा में डेवलपमेंट के कार्य किए गए तो संचार में भी क्रांति आई, संचार में भी सुधार हुआ। दूरसंचार और कंप्यूटर का उपयोग से तो संचार पूरी तरीके से एक तरीके से समझ लीजिए कि दूरसंचार का जब से उपयोग होना शुरू हुआ है, डीडी नेशनल जब आया था तो डीडी नेशनल का पहले बड़ी मात्रा में लोगों ने लोकप्रियता दिखाई थी, परंतु जैसे और भी चैनल आए अब धीरे धीरे ये दूरसंचार कहां शिफ्ट हो गया, इंटरनेट में शिफ्ट हो गया है। अब कंप्यूटर की भी लोकप्रियता है, उसी प्रकार से इंटरनेट की और भी ज्यादा लोकप्रियता है। ठीक है ना, तो आधे से ज्यादा जितने भी हमारे देश के लोग हैं वो बड़ी मात्रा में जो कि इंटरनेट का उपयोग करता है, जो कि संचार करने का कार्य करते हैं, तो वो ज्यादातर इंटरनेट का उपयोग करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है ना, और हम इंटरनेट उपयोग करने वाले उन बड़े देशों में शामिल हैं जो कि विश्व के सर्वाधिक इंटरनेट का उपयोग करते हैं। जैसे अमेरिका सबसे ज्यादा करता है, भारत करता है, चाइना करता है, और भी कई सारे देश करते हैं, परंतु भारत का भी बहुत बड़ा नंबर है इंटरनेट के उपयोग करना में। ठीक है ना, अब हम आगे बात करेंगे अन्य सेवाओं पर। ठीक है, चलिए साथियों अब पढ़ रहे हैं और भी अन्य सेवाओं के बारे में। अन्य सेवाएं कौन कौन सी है? तो अन्य सेवाओं में पर्यटन आता है ना, बैंकिंग सेवाएं आती हैं और व्यावसायिक सेवाएं भी आती हैं। ठीक है ना, व्यावसायिक सेवाएं कह सकते हैं और इन्हें व्यक्तिगत सेवाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है अधिक से अधिक। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं पर्यटन के बारे में। तो पर्यटन क्या होता है? तो पर्यटन का मतलब होता है, पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो कि किसी कार्य को करने की बजाय, किसी उद्देश्य की बजाय आनंद या प्रमोद के लिए की जाती है। समझ में आ गया ना, यानी अपना एंजॉयमेंट करने के लिए। समझ में आ गया, तो हम उसे पर्यटन कहते हैं। बैंकिंग सेवाएं क्या होती हैं? तो बैंकिंग सेवाओं को जो कि हम दैनिक लेन देन में, अब हम लोग पैसा उपयोग कर रहे हैं, है ना, पेटीएम का उपयोग कर रहे हैं, फोन पे का उपयोग कर रहे हैं, तो ये सभी प्रकार की सेवाएं क्या कहलाती है? बैंकिंग सेवाएं कहलाती हैं। व्यावसायिक सेवाएं और व्यक्तिगत सेवाएं। साथियों, व्यक्तिगत सेवाएं वे सेवाएं होती है जो कि एक निजी व्यक्ति के द्वारा, एक प्राइवेटली दूसरे व्यक्ति को प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो व्यक्तिगत सेवाएं कहलाती हैं। ठीक है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी के द्वारा, एक प्राइवेट चिकित्सक के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? व्यक्तिगत सेवाएं कहलाती हैं। अब व्यावसायिक सेवाएं क्या होती हैं? तो वे सेवाएं जिनका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, तो वो सभी व्यावसायिक सेवाएं कहलाती हैं। समझ में आ गया? तो हम आगे चर्चा करेंगे पर्यटन पे। पर्यटन को ही थोड़ा पढ़ना है कि पर्यटन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। अब ये पर्यटन तो समझ में आ गया कि पर्यटन होता क्या है। कि पर्यटन एक प्रकार की यात्रा है जो कि प्रमोद और आनंद के लिए की जाती है। ठीक है, अब ये पर्यटन की डिमांड क्यों बढ़ रही है? साथियों, हुआ क्या है कि पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि व्यक्ति अपने कार्य में जो लगे रहते हैं पूरे वर्ष भर, धीरे धीरे उनकी कार्य कुशलता में कमी आ जाती है, उनकी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें गिरावट दर्ज की जाने लगी है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि वो पूरे वर्ष भर तो काम करते हैं, लगे रहते हैं, परंतु वो धीरे धीरे चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपने कार्य के प्रति भी कम संवेदनशील हो जाते हैं, यानी अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, केयरफुल होने लगते हैं। तो जिसके कारण मतलब एक प्रकार से केयरलेस होने लगते हैं, तो जिसके कारण उनकी कार्य क्षमता धीरे धीरे घट जाती है। तो उसको सुधारने के लिए कंपनियों के द्वारा, जो भी कंपनियां होती हैं, जो भी उद्यमी होता है, तो उसके द्वारा सेवाएं दी जाती हैं कि भैया आप तो जाइए कि पर्यटन करके आइए, घूम करके आइए। तो पर्यटन से होता क्या है कि मनुष्य की जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है, एंजॉयमेंट हो जाता है, तो उससे व्यक्ति का मन लगने लगता है अपने कार्य में। समझ में आ गया? तो पर्यटन की मांग इसलिए बढ़ी है, पर्यटन की मांग बढ़ रही है इस कारण से। ठीक है ना, और पर्यटन का आगे पढ़ेंगे चिकित्सा पर्यटन के बारे में। चिकित्सा पर्यटन क्या है? तो जब पर्यटन को चिकित्सा से जोड़ दिया जाता है तब वो चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। समझ में आ गया? चिकित्सा पर्यटन क्या है? चिकित्सा पर्यटन, तो जब चिकित्सा को पर्यटन से जोड़ दिया जाए तब वो चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। ठीक है, अब चिकित्सा पर्यटन क्या है? तो चिकित्सा पर्यटन में कोई व्यक्ति जो कि अपना इलाज कराने के लिए दूसरे देश से भारत आता है और भारत में आकर के वो इलाज कराता है। अब वो भारत में आएगा ही क्यों? क्योंकि भारत में सस्ता इलाज उपलब्ध है। अब अमेरिका में जो महंगा इलाज है उसकी तुलना में भारत में सस्ता इलाज उपलब्ध है।
तो इंडिया जो है वो सस्ता इलाज प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू यूएसए। तो इसीलिए यूएसए के लोग भारत में इलाज कराने आ रहे हैं। कई सारे लोग विदेशी यूरोपियंस भी आ रहे हैं, कुछ लोग अब जापान के भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारत में थोड़ा कम दाम में यानी कम कीमत पे अच्छी चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं, तो भारत में आ जाते हैं और चिकित्सा पर्यटन का बड़ा लाभ होता है भारत को, क्योंकि इससे विदेशी विनिमय मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वो अपने यहाँ से आते हैं तो डॉलर लाते हैं, अब वो डॉलर लाते हैं तो भारत में उसकी क्या बढ़ जाती है, रिजर्व बढ़ जाता है। जो भारत जो डॉलर इकट्ठा कर रहा है उसका मात्रा बढ़ती चली जाती है, तो इससे भारत को बड़ी मात्रा में लाभ होता है। अब इसी को देखते हुए भारत ने क्या किया है, 2019 में अपनी एक नई पर्यटन वीजा शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि कोई व्यक्ति अगर चिकित्सा का अपना इलाज कराने के लिए भारत आना चाहता है तो उसके लिए ई पर्यटन वीजा हम इशू कर देंगे। समझ में आ गया ना? तो जिससे क्या होगा, उसे वीजा लेने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अब इससे होता क्या है कि भारत में क्या है 2011 में लगभग 5 लाख लोग भारत आए थे अपना इलाज कराने के लिए, ठीक है ना? और ये संख्या 2015 में बढ़ गई, कितनी हो गई थी, तो लगभग 30 लाख हो गई थी। और अभी पिछले ही लगभग 2020 में हमने इनसे कम से कम ये मान लीजिए 5 से 6 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हमने इनसे पैसा कमाया था सिर्फ चिकित्सा पर्यटन से। तो इतना ज्यादा हम पैसा इनसे प्राप्त करने लग गए हैं, तो हम इसके क्या बन गए हैं, एक प्रकार से हम इनके चिकित्सा डेस्टिनेशन बन गए हैं, चिकित्सा पर्यटन के केंद्र बनते जा रहे हैं। अब चिकित्सा पर्यटन में सिर्फ भारत ही नहीं है, तो भारत के पीछे कौन कौन है, भारत, सिंगापुर, थाईलैंड और इसी के साथ साथ एक देश और है मलेशिया। ये 4 देश क्या हैं, धीरे धीरे ई पर्यटन वीजा अपने यानी कि चिकित्सा पर्यटन से बड़ी मात्रा में आय प्राप्त करने वाले देश हैं, ठीक है ना? तो धीरे धीरे और भी कई सारे देश जो हैं चिकित्सा पर्यटन से अधिक लाभ कमा रहे हैं, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं विश्व के पर्यटक स्थल। लेकिन विश्व में ज्यादातर जो पर्यटक आते हैं वो सिर्फ विश्व के 2 ही क्षेत्रों में आते हैं। पहला भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे भूमध्य सागर जो 0 डिग्री वाली लाइन है, भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर क्या है, भूमध्य सागर पड़ता है। तो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं। अब पर्यटन में कहाँ तुर्की जाते हैं, ठीक है, कुछ यूरोपीय देशों में चले जाते हैं, तो कुछ नीचे के यानी कि इजराइल के देश में, कुछ अरब के देशों में चले जाते हैं, ठीक है। और भारत के पश्चिमी घाट में कहाँ आते हैं, तो भारत का पश्चिमी घाट जैसे कि आपको पता ही है, इस प्रकार से देखा जाए तो भारत का ये पश्चिमी घाट कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मुंबई, गोवा, ठीक है ना, केरल, कर्नाटक, बेंगलुरु, इस पूरे एक रीजन में क्या है, बड़ी मात्रा में लोग पर्यटन के लिए, घूमने के लिए आते हैं। अब इसका रीजन सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर गोवा है, गोवा के लिए आते हैं, समुद्र तट रेखा इसके लिए भी आते हैं, परंतु यहाँ पे क्या है, बड़ी मात्रा में मंदिर बहुत ज्यादा है, मंदिरों को घूमने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज सोसाइटी में शामिल ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो कि यहाँ पे घूमने योग्य हैं और वहाँ पे आते हैं बड़ी मात्रा में लोग पर्यटन के लिए। अब आगे बात की जाए चतुर्थ क्रियाओं की, तो चतुर्थ क्रियाएं वे सभी क्रियाएं हैं जो कि एक सूचना आधारित क्रियाएं होती है, कंप्यूटर बेस्ड एक्टिविटी होती है, डेटा एनालिसिस का कार्य किया जाता है, वो सारी क्या कहलाती है, चतुर्थ क्रियाएं कहलाती हैं। अब इसमें एक चार्टेड अकाउंटेंट की सेवाएं, एक डेटा एनालिस्ट की सेवाएं, एक डेटा साइंटिस्ट की सेवाएं शामिल की जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पंचम क्रियाकलाप में, पंचम क्रियाकलाप के जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति होते हैं जो कि बहुत ही हाईली प्रोफाइल्ड व्यक्ति हैं। एक विशेषज्ञ होता है, अर्थशास्त्री का कह सकते हैं या फिर राजनीति का विशेषज्ञ कह सकते हैं, और इसी प्रकार से इसमें कुछ सलाहकार भी शामिल होते हैं। सलाहकार यानी परामर्शदाता। अभी परामर्शदाता जो कि देश की सिक्योरिटी का एक नेशनल एडवाइजर हो सकता है, ठीक है ना, एक इकोनॉमिक एडवाइजर हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, देश को चलाने में प्रशासन की मदद करते हैं। समझ में आ गया, तो वो पंचम क्रियाकलाप कहलाते हैं। इसी प्रकार से सभी नीति निर्माता जो देश की पॉलिसी बनाते हैं उनकी सेवाएं भी पंचम क्रियाकलाप में शामिल की जाती हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं बाह्य स्रोतन के बारे में। तो बाह्य स्रोतन क्या होता है, आउटसोर्सिंग कहते हैं इसको,
इसको बाह्य स्रोतन यानी आउटसोर्सिंग, ये स्रोतन यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग। साथियों आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, एक प्रकार से ठेका देना बाह्य स्रोतन कहलाता है। यानी क्या होता है बाह्य स्रोतन, एक प्रकार से ठेका देना बाह्य स्रोतन कहलाता है। साथियों होता क्या है कि हमारे देश में कई सारी कंपनियां क्या करती हैं, जब देखती है कि हम अपने देश में कोई वस्तु बना रहे हैं, अब उस वस्तु में लागत बहुत ज्यादा आ रही है बनाने में और उसकी कीमत बढ़ जाती है, जिसके कारण और अब इसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ पुरानी है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, दूसरे देशों को वो काम सौंप देते हैं, यानी दूसरी देशों की कंपनियों को वो काम सौंप देते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर के ये काम कीजिए, तो वो बाह्य स्रोतन कहलाता है। यानी जब किसी कार्य को समुद्र पार के देशों को सौंप दिया जाता है, यानी ठेका दे दिया जाता है, तब वह बाह्य स्रोतन कहलाता है। जैसे कि बाह्य स्रोतन के कारण क्या है कि भारत जैसे देशों में और क्या कहते हैं इजराइल जैसे देशों में बड़ी मात्रा में कॉल सेंटर खुले हैं। क्यों? क्योंकि अगर कॉल सेंटर की जब अमेरिका में देखी जाए तो हाईली पेड हो जाएगी, तो वो इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो सस्ती सेवाओं को पाने के लिए वो क्या करते हैं, भारत जैसे देशों में अपनी कॉल सेंटर खोल देते हैं और इससे क्या होता है, भारत जैसे देशों में युवक और युवतियों को क्या बड़ी मात्रा में रोजगार मिल जाता है और उन्हें सस्ती सेवाएं मिल जाती है, तो दोनों को लाभ हो जाता है। इसीलिए बाह्य स्रोतन बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाता है। ठीक है ना, अब जानेंगे इसके बारे में और भी। ठीक है, चलिए साथियों अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं बाह्य स्रोतन के बारे में। बाह्य स्रोतन के हम लाभ के बारे में क्या क्या जानते हैं कि बाह्य स्रोतन से होता क्या है, बाह्य स्रोतन से बड़ी मात्रा में सस्ता सेवा मिल जाती है। सस्ती सेवा मिलने के कारण होता क्या है कि लागत घट जाती है और दक्षता में सुधार आ जाता है, तो इसीलिए ज्यादातर बाह्य स्रोतन करते हैं और बाह्य स्रोतन से बहुत ज्यादा लाभ भी होते हैं, परंतु इसके कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें कि बाह्य स्रोतन होता कितने तरह का है, तो दो प्रकार का होता है, ज्ञान आधारित और व्यवसाय आधारित, यानी कि नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है ना, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है, और ये नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो ये दो प्रकार की आउटसोर्सिंग की जाती है। अब इससे होता क्या है, इसमें ज्ञान आधारित कार्य किए जाएंगे, रिसर्च डेवलपमेंट के कार्य किए जाते हैं, और इसमें व्यवसाय आधारित कार्य किए जाते हैं, जैसे कॉल सेंटर खोलना किसी देश में। ठीक है ना, ये इस प्रकार से दो प्रकार का बाह्य स्रोतन होता है। अब बात करें अंकीय विभाजन की। अंकीय विभाजन क्या है साथियों, हुआ क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में हुआ क्या है कि जो विकसित देश हैं वो तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं नाम कमा करके, परंतु जो विकासशील देश है वो बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी विदेशों से आयात करनी पड़ रही है। ठीक है ना, तो ये जो बातें कही गई थी व्यापार से पहले, ये जो बातें की जाती हैं कि हम तुम्हें अपनी टेक्नोलॉजी से हस्तांतरित करेंगे, तो वो पूरी तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को हस्तांतरित नहीं करते हैं, यानी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। ठीक है ना, तो वो टेक्नोलॉजी का व्यापार करते हैं, तो जिसके कारण हुआ क्या है कि जो छोटे देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो उसमें पिछड़ गए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच में, यानी विकसित और विकासशील देशों के बीच में खाई उत्पन्न हो गई है, जिसे हम अंकीय विभाजन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रहता है, उसको भी हम भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसे बेटा तो पहले जो कि एक नंबर में पूछ लिया जाता है कई बार, क्या है कि इसमें पूछा जाएगा कि स्वर्ण कोलर श्रमिक क्या कहते हैं, किन्हें कहते हैं, तो वो प्रशासकीय अधिकारियों को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण कोलर श्रमिक कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली प्रोफाइल्ड व्यक्ति होते हैं। सफेद कोलर श्रमिक क्या होते हैं, जो कि कुशल श्रमिक होते हैं, जो अपने कार्यों को पूरी तरीके से कर चुके होते हैं, उस पर पारंगत होते हैं, तो वो स्किल लेवल कहलाती है। ठीक है, अब लाल कोलर श्रमिक क्या होता है, जो कि सभी सरकारी कर्मचारियों को लाल कोलर श्रमिक कहा जाता है। नीला कोलर श्रमिक मजदूरों को कहा जाता है, और काला कोलर श्रमिक तेल शोधन कारखानों में लगे व्यक्ति, खनन कार्यों में लगे व्यक्तियों को कहा जाता है। अब हरा कोलर श्रमिक क्या होते हैं, तो वे सभी पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने वाले श्रमिक क्या कहलाते हैं, हरा कोलर श्रमिक कहलाते हैं। इसी प्रकार से आपका एक तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप चैप्टर कंप्लीट होता है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है साथियों, अगर उन तक ये वीडियो जाएगी तो हो सकता है कि उनका भी
कुछ लाभ हो जाए, ठीक है। बाकी ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि देश को आप पर गर्व महसूस हो। जय हिंद, जय भारत।